यहाँ पे जितने भी आप सभी मेरे एएनएम के कैंडिडेट हैं 5272 पदों के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को तैयारी बेहतर तरीके से कराने के लिए मैं प्रतिदिन अब टेस्ट लेकर आ रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं 67वां नंबर का यह वीडियो 67 नंबर का वीडियो देखने वाला हूँ। इससे पहले 66 तक वीडियो मैं यूपी एएनएम के लिए पर्सनली कर चुका हूँ। अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग टेस्ट में कितना ज़्यादा सफल हो रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप 30 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दे रहे हैं। अगर 70% से कम जवाब दे रहे हैं मतलब आपको तैयारी की और आवश्यकता है और बेहतर तरीके से अभी आपको पढ़ना चाहिए। जॉब लेना है, मेहनत करना पड़ेगा, जितना मेहनत कर सके कर लीजिए जॉब लेने से पहले, वरना एक बार बहाली निकल जाती है तो फिर आपको साल 2 साल वेट करना पड़ता है। ओके, तो अभी से आप पढ़िए। 5272 में से एक पद आपको लेना है। तो ओके, बिना किसी देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज का बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि क्वेश्चन इंग्लिश में लाइए, तो आज मैं इंग्लिश में वीडियो करने वाला हूँ। इंग्लिश में सारे क्वेश्चन होंगे बट उसका मैं मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा। ओके, टेंशन मत लीजिएगा जो भी हिंदी में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए हम लोग अच्छे से करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों को डिमांड था कि इंग्लिश में लाया जाए, तो मैं आज इंग्लिश में, देखिए यहाँ पे टोटल आपको हिंदी में समझाएंगे लेकिन यहाँ पे इंग्लिश भी दिया गया है। ओके, चलिए सबसे पहले चीज़ों को समझिएगा। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 एन इवेंट ऑफ डेट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन। कहने का मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेंट्रल केंद्रीय जन्म और मृत्यु जो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होता है 1969 के अंतर्गत मृत्यु के कितने दिन के अंदर रजिस्टर करवाना चाहिए, ये पूछ रहा है। 21 डेज, 7 डेज, 10 डेज एंड 14 डेज। राइट आंसर क्या होगा अपन यहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर अपना ए होगा। जन्म या मृत्यु के 21 डेज के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, मोस्ट कॉमन साइट टू एडमिनिस्टर बीसीजी वैक्सीन इज। बीसीजी वैक्सीन करने का सबसे जो कॉमन साइट है वह कौन सा कॉमन साइट है? लेफ्ट थाई, राइट थाई, लेफ्ट डेल्टॉइड एंड राइट डेल्टॉइड। राइट आंसर क्या होगा? तो माय डियर, जो अपन राइट आंसर होगा कौन सा होगा? यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि बीसीजी वैक्सीन का मोस्ट कॉमन साइट देने का कौन सा है? लेफ्ट थाई, ठीक है, या राइट थाई, लेफ्ट डेल्टॉइड या राइट डेल्टॉइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे मैं इसका बता देता हूँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेफ्ट डेल्टॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी ऑफ डेंगू डिजीज, यानी डेंगू का जो रोग है वहाँ का मच्छर कौन सा होता है? डेंगू जो रोग है इसका वाहक कौन होता है? एडिस मस्क्यूटो, क्यूलेक्स मस्क्यूटो, हाउस फ्लाई, एनाफिलीज मस्क्यूटो। तो डेंगू का जो वाहक जो होता है वह कौन होता है? डेंगू का अपन वाहक जो होता है वो अपन एडिस मस्क्यूटो होता है, ठीक है, एडिस एजिप्टीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट इन गेटिंग ऑफ टू स्लीप और इन मेंटेनिंग स्लीप इज कॉल्ड। कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि डिफ़िकल्ट इन गेटिंग ऑफ टू स्लीप या इन मेंटेनिंग, यानी सोने में डिफ़िकल्ट होना, कठिनाइयाँ होना, या सोने में जो है जो सोया जाता है उसको मेंटेन नहीं रख पाना, यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सोने में कठिनाई होना या सोने को जो है बनाकर नहीं रख पाना, यह क्या कहा जाता है? ठीक है, सोने में कठिनाई आना क्या कहा जाता है? एमनेसिया, नार्कोलेप्सी, इंसोमेनिया, हाइपरसोमनिया। तो सोने में कठिनाई होना या जो स्लीपिंग होता है उसको मेंटेनिंग नहीं कर पाना, यह क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी, इंसोमेनिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है सोल्यूशन का, प्लेस्ड इन ए नेबुलाइजिंग चेम्बर व्हाइल प्रोवाइडिंग नेबुलाइजेशन। जब नेबुलाइजेशन हम देते हैं तो नेबुलाइजेशन चेम्बर में हम सोल्यूशन कितना रखते हैं, कितना मात्रा में सोल्यूशन रखते हैं? आप लोग देखते हैं ना, नेबुलाइजेशन कराने में उसमें जो है कुछ सोल्यूशन रखते हैं, द्रव रखते हैं नेबुलाइजेशन चेम्बर में। कितना जो है आपको अमाउंट सोल्यूशन होता है उसमें? 3 ml, 6 ml, 2 ml, 10 ml, कितना होता है? तो माय डियर, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 ml, ठीक है। कितना होगा?
3 ml अपन यहाँ पे होगा। जब हम नेबुलाइजेशन किसी को करवाते हैं तो उसमें जो सोल्यूशन होता है वो 3 ml जो है हम वहाँ पे प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन द केयर ऑफ एन इन्फेक्ट आफ्टर रिपेयर ऑफ ए क्लेफ्ट लिप। कहने का मतलब है, कह रहा है कि क्लेफ्ट लिप जो होता है, जो खंड ओष्ठ होता है, उसके रिपेयर करने के बाद इन्फेंट में, शिशु में जो हम लोग हैं वह देखभाल करते हैं। किसका देखभाल करते हैं? मोस्ट रूप से प्रिवेंट वोमेटिंग को रोकते हैं। मेंटेनिंग ए पेशेंट एयरवे, पेशेंट रोगी के जो वायु मार्ग होता है उसको मेंटेन करते हैं। मेंटेनिंग पेरेंटल फूड इन्फ्यूजन, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन दैट रिड्यूस ओरल सिक्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी, मेंटेनिंग ए पेशेंट एयरवे। अगर क्रिटिकल फैक्टर, महत्वपूर्ण कारक देखभाल में शिशु के क्लेफ्ट लिप होने के, रिपेयर होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो देखभाल है वो कौन हो जाता है? तो वायु मार्ग को बनाकर रखना, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे, विच प्रोसीजर विल हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पीपीएच। कह रहा है, आप लोग पढ़े होंगे पीपीएच का जो है टाइप्स, तो उसमें पीपीएच का एक प्रकार आपका एटोनिक पीपीएच है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एटोनिक पीपीएच का जो मैनेजमेंट है वह मदद करता है कौन सा प्रोसीजर? यूटेराइन मसल्स डिलेटर, बाइनोमियल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस, ठीक है, सुचरिंग ऑफ सर्वाइकल एंड वेजिनल टीयर्स, इंट्रा वेजिनल पैकिंग। कहता है, देख लीजिए, यूटेराइन मसल्स डिलेटर यानी गर्भाशय का जो मसल्स होता है उसमें फैलाव होना। बाइनेमुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस को दबाकर, ठीक है, और साथ में जो सर्वाइकल है, जो वेजिना है, जो उसके चीरा है, उसको सील कर, या इंट्रा वेजिनल पैकिंग करके, यानी वेजिना के अंदर पैकिंग करके हम पीपीएच का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन से प्रोसीजर से, हमको ये बताना है। ओके, क्या बताना है? तो राइट आंसर क्या होगा? बाइमेनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस। ठीक है ना, एटोनिक यूट्रस का हम बाइनोमियल कंप्रेशन करके जो है उसे यूट्रस को कंप्रेस करके हम उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्लेम्पसिया द इनिशियल लोडिंग डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन MgSO4। कहने का मतलब है कि एक्लेम्पसिया में शुरुआती जो डोज होता है MgSO4 का, वह इंट्रामस्कुलर में जो दिया जाता है कितना होता है? स्टार्टिंग हमसे पूछ रहा है कितना होता है। 5 ग्राम इन ईच बटक, 10 ग्राम इन ईच बटक, 10 ग्राम इन सिंगल बटक, 5 ग्राम इन सिंगल बटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा माय डियर? इसका राइट आंसर जो होने वाला है अपन, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 ग्राम इन ईच बटक, यानी प्रत्येक बटक में 5-5 ग्राम इंजेक्शन जो है लोड करके इंट्रामस्कुलर में देना। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट किस काम में आता है? कमेंट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शॉक यानी सदमे में, आघात में प्रीफियर नहीं करना चाहिए, किसका उपयोग जो है प्रीफियर नहीं करना चाहिए? नॉर्मल सलाइन का, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का, डेक्स्ट्रोज 5%, रिंगर लैक्टेट का। आप बताइए कि सदमे में इनमें से किसका उपयोग प्रीफियर नहीं है? ठीक है, नॉर्मल सलाइन कर सकते हैं, रिंगर लैक्टेट कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन डेक्स्ट्रोज कर सकते हैं, लेकिन डेक्स्ट्रोज 5% आप नहीं कर सकते हैं सदमे में। ठीक है, तो अपन ये गलत हो जाएगा। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्राइंग बेबी यानी चिल्लाते हुए शिशु में, व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लैंपेड नॉर्मली। कह रहा है कि एक क्राइंग बेबी में हमको कब जो है कॉर्ड, सामान्यतः कॉर्ड का क्लैंप जो है वह कब करनी चाहिए? 10 मिनट ऑफ डिलीवरी के 10 मिनट में, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी के इमीडिएट, वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप, जब कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब करना चाहिए, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के डिलीवरी के बाद। तो कब हमें कॉर्ड का क्लैंप कब करना चाहिए? डिलीवरी के 10 मिनट बाद, या डिलीवरी के इमीडिएट बाद, या जब एक बार कॉर्ड का पल्सेशन धड़कन बंद हो जाए तब करना चाहिए, या डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के डिलीवरी के बाद कब करना चाहिए? आप लोग जो है इसको बताइए। तो जो 10 का ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है इन क्राइंग बेबी कब जो है हमें कॉर्ड का जो है क्लैंप करना चाहिए? तो
एक बार जब कोड का पल्सेशन रुक जाए तब जाके हमें कोड का क्लेम करना चाहिए। ऑप्शन सी राइट। ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन अपन यहाँ पे है, देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेप इन थर्मल प्रोटेक्शन, यानी प्रथम चरण क्या है उष्मीय से सुरक्षा फॉर द न्यू बर्न। कह रहा है कि थर्मल प्रोटेक्शन से बच्चे न्यू बर्न बेबी में प्रथम वो जो है स्टेप क्या होता है, सुरक्षा देने का। ठीक है। ड्राइंग द बेबी, ठीक है ना, थ्रू इमीडिएट आफ्टर बर्थ, ड्राइंग द बेबी थ्रू आफ्टर द कोड हैज बीन कट, कवरिंग द बेबी कवरिंग द बेबी विथ ए क्लीन ड्राई क्लॉथ इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, कवरिंग द बेबी विथ वार्मेड ब्लैंकेट। तो हमसे फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है इन थर्मल प्रोटेक्शन, उष्मीय सुरक्षा के लिए न्यू बर्न बेबी को हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उष्मीय सुरक्षा के लिए हम लोग ड्राइंग द बेबी थ्रू, ठीक है ना, थ्रूली इमीडिएट आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के तुरंत बाद बच्चे को हम लोग जो है क्या करेंगे, ड्राइंग करते हैं थर्मल प्रोटेक्शन से। ओके, ये हो गया। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे डिस्फेजिया इज ए डिफेक्ट द कॉज डिफ़िकल्ट इन, कहता है कि डिस्फेजिया जो है वह प्रभावित करता है जिसके कारण क्या होता है, कठिनाइयाँ क्या बढ़ता है। तो डिस्फेजिया वाक का, स्पीच का, स्वालोइंगी का या विजन का। तो डिस्फेजिया जो समस्या उत्पन्न करता है वह स्वालोइंगी, निगलने में कठिनाई का उत्पन्न करता है। ओके, आगे मैं बढ़ूँ तो आगे क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, गाल ब्लैडर, क्या होता है ये आपको बताना है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी वह अपन ऑप्शन बी लीवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। लैक ऑफ आयोडीन की कमी से, अगर आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड में जो है बढ़ जाता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, किसके कमी से, आयोडीन की कमी से, तो क्या होता है, क्रिटिनिज्म होता है, ग्वाइटर होता है, हाइपरथायराइज्म होता है या ग्रेव्स डिजीज होता है। तो माय डियर मैं बता दूं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ग्वाइटर, घेघा रोग, जिसमें थायराइड ग्लैंड में इनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए, देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनएनिमेट, ठीक है ना, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट द डिजीज आर टर्मेड एज, मतलब कह रहा है इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है वह रोगों को फैलाता है, उसको किस टर्म के रूप में जो है हम परिभाषित करते हैं, ड्रॉपलेट, डस्ट, फोमाइट्स और रिजर्वियर। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर अपन यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, इनोमिएट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है उसके द्वारा अगर कोई रोग ट्रांसमिट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे, पहले पढ़े होंगे कि इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, अगर किसी वस्तु के द्वारा किसी व्यक्ति में अगर संक्रमण फैलता है तो वह कहीं ना कहीं जो है आपके फोमाइट्स का उदाहरण होता है। क्या होता है, फोमाइट्स का अपन उदाहरण होता है। ओके, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पर्सन और एनिमल, यानी व्यक्ति और जानवर या फिर वस्तु से विच द इन्फेक्टियस एजेंट इज ट्रांसमिटेड, कहता है वस्तु या जानवर या किसी वस्तु से जो संक्रामक एजेंट है वो ट्रांसमिट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हमको ये बताना है। ओके, क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं, होस्ट कहते हैं, सोर्स कहते हैं, रिजर्वियर कहते हैं। तो राइट आंसर अपन क्या होगा, सोर्स होगा। चाहे वो आदमी हो, चाहे जानवर हो, कोई वस्तु हो, अगर इससे कोई संक्रमण दूसरे में ट्रांसमिट होता है तो यह एक सोर्स, स्रोत का काम करता है। ओके, अपन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन्फेक्शन ऑकरिंग इन ए पेशेंट वाइल इन ए हॉस्पिटल और हेल्थ केयर एजेंसी, कहने का मतलब है कि संक्रमण, वैसा संक्रमण जो रोगी को
हॉस्पिटल में या स्वास्थ्य देखभाल संस्थान में होता है तो ऐसे संक्रमण को क्या कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि हॉस्पिटल या स्वास्थ्य एजेंसी में होने वाले संक्रमण को जो है हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है, देख लीजिए आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन, क्या कहते हैं माय डियर। तो हम लोग जानते हैं इसको कहेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जो अस्पताल में होने वाला संक्रमण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखें समझे, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वाइडली स्प्रेड मतलब विस्तृत रूप से फैलने वाला ऑक्यूरेंस ऑफ एन इन्फेक्टियस डिजीज इन ए कम्युनिटी एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। कहता है एक समय अवधि में समुदाय में अचानक से विस्तृत रूप से फैलने वाले इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है। ओके, एक टाइम पीरियड में समुदाय में एक रोग अचानक से बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने लगता है, उसे क्या कहते हैं। एक समुदाय की बात कह रहा है, ठीक है, इंडेमिक कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं और स्पोराडिक कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, एपिडेमिक होगा। ठीक है, एक समुदाय में, एक राष्ट्र में, एक राज्य में, एक देश में अचानक से एक टाइम पीरियड में अगर इन्फेक्शन फैलने लगे तो अपन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एपिडेमिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है देख लीजिए, प्रश्न है कि व्हाट इज द, देख सकते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का सबसे मुख्य कार्य क्या है। लीवर का मुख्य कार्य अपन पूछ रहा है, प्रोड्यूस इंसुलिन, बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रेशन, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ऑल ऑफ द एबोव। तो ऑल ऑफ द एबोव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी अपन राइट होगा। ओके, क्या होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। चीज़ें को समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट गाल ब्लडर। गाल ब्लडर के बारे में क्या सत्य है। हेल्प इन गेनिंग वेट, प्रोड्यूस इंसुलिन, स्टोर बाइल और नॉन ऑफ द दीम। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर, पता होना चाहिए कि गाल ब्लडर क्या करता है अपन, कि यह जो है स्टोर करके रखता है पीत को, पित्ताशय जो होता है पीत को स्टोर करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेन कंटेन्स व्हाट, यानी सीमेन के अंदर क्या क्या होता है। हमसे ये पूछ रहा है कि वीर्य के अंदर क्या क्या होता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, स्पर्म होता है, सीमेनिक फ्लूइड होता है, ऑल ऑफ द एबोव जो है डिम होता है। तो अपन राइट आंसर क्या होगा माय डियर, तो वीर्य के अंदर प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी रहता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेट होता है, स्पर्म भी होता है, सेमिनल फ्लूइड भी रहता है, इसलिए अपन डी राइट आंसर होगा। ओके, क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं कि नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट पर मिनट फॉर एन एडल्ट। एक वयस्क व्यक्ति में नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट पर मिनट कितनी होती है। 12 से 20 ब्रेथ, 10 से 14 ब्रेथ, 10 से 20 ब्रेथ एंड 15 से 25 ब्रेथ। तो अपन ऑप्शन राइट क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, 12 to 20 ब्रेथ, इसी के बीच में नॉर्मल रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बनता है, यहाँ पे क्या बनता है कि विच मसल, कौन सा जो है मांसपेशी मोस्ट टाइपिकली यूज टू गिव इंजेक्शन इन आर्म। कहता है कि कौन सा मांसपेशी जो है सबसे ज़्यादा बाजुओं में इंजेक्शन देने में इस्तेमाल किया जाता है। बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टॉइड एंड ब्रेकियल। कौन से मसल्स है जो सबसे ज़्यादा बाहों में इंजेक्शन देने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अपन राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, डेल्टॉइड मसल्स में सबसे ज़्यादा इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब कनेक्टिंग किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर इज। हमसे पूछ रहा है कि ट्यूब कनेक्टिंग किडनी टू यूरिनरी ब्लेड, वह कौन सा ट्यूब है जिसको किडनी से यूरिनरी ब्लेड को जुड़ता है। ट्रेकिया, यूरेथ्रा, यूरेटर, फैलोपियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब है जो किडनी से यूरिनरी ब्लेड को जोड़ा हुआ है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यूरेटर इज द, मूत्रनली इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्मेट, मतलब वह कौन सा आँख का भाग है जहाँ पे तस्वीर बनता है, छवि बनता है। ठीक है, इमेज बनता है। तो क्या होगा, राइट
राइट आंसर क्या है ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, रेटिना में हमारा जो है इमेज बनता है। ओके, रेटिना में। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे हम लोग समाप्त कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आगे हम लोग यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं किस क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कॉज निमोनिया। देख लीजिए, व्हाट कॉजेज निमोनिया इन इन्फेंट, यानी शिशु में निमोनिया होने का कारण क्या होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट, ऑल ऑफ द एबोव। तो निमोनिया किसके कारण होता है, तो देखिए बच्चे में जो निमोनिया वह ऑप्शन नंबर जो है डी अपना राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि न्यू बॉर्न रिक्वायर इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन इफ ही इज, कहता है कि एक नए बच्चे में शुरुआती अवस्था में रिससिटेशन जो है होते हैं, अगर कब रिससिटेशन की ज़रूरत होती है, नोट क्राइंग, फुल टर्म, गुड मसल स्टोन, क्राइंग, किस सिचुएशन में जो है हम लोग न्यू बॉर्न बेबी को रिससिटेशन देते हैं, फर्स्ट स्टेप में, किस में, तो अपन राइट आंसर ऑप्शन, अगर बच्चा नहीं चिल्लाए, नहीं क्राइंग करे तो उसे हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख लीजिए, व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, यानी निम्न जो तापीय होता है, निम्न ताप से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, KMC, ब्रेस्ट फीडिंग, कवरिंग जो है हेड, ऑल ऑफ द एबोव, क्या होगा, तो अपन यहाँ पे बताना है कि इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए, हम बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए KMC भी देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी, और सीड को भी ढक के रखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, देख सकते हैं, अल्बेंडाजोल इज गिवन टू ट्रीट, अल्बेंडाजोल किसके उपचार के लिए दिया जाता है, डायरिया, निमोनिया, वर्म इन्फेस्टेशन, एमोबिएसिस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वर्म इन्फेस्टेशन के लिए, कृमि संक्रमण। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट गिवन एट बर्थ, यानी इनमें से कौन जो है जन्म के समय नहीं दिया जाता है, ये बताना है। ठीक है, OPV, हेपेटाइटिस बी, BCG, पेंटावैलेंट, कौन सा जो है यहाँ पे जन्म के समय नहीं दिया जा सकता है, कौन सा, पेंटावैलेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, तो इस प्रकार से मैंने 30 क्वेश्चंस आपको करा दिया। आप ईमानदारी पूर्वक बता सकते हैं कि आप इन 30 में से कितने का सही जवाब दिए हैं, कितने का गलत जवाब दिए हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।